प्लीज सब लोग अपने आप को अनम्यूट रखो। अभी सबको आवाज आ रही है? सबको मैं ऑडिबल हूँ? सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है सर। हेलो सर। सर सर अभी आवाज आ हियर रही है? नॉट। यस अभी यस सुनो, अभी आवाज आ रही है? यस यस, ठीक है। सर। यस। तो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये कब हो सकता है? जब कंजम्पशन ड्राइव होंगे। कंजम्पशन ही नहीं होगा तो आगे कुछ हो नहीं सकता है ना। अगर इफ देयर इज नो कंजम्पशन देन देयर कैन नॉट बी नो इकोनॉमिकल एक्टिविटी, हमेशा याद रखना। ओके जी। अब देखो ये डायग्राम है, ये आप लोगों को आपका चैप्टर फर्स्ट उसमें बहुत काम आता है। ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर, प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या फैक्टर हैं। ठीक है। आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट रखो। मैंने आपको थोड़ा फैसिलिटी दिया है, आप किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं बीच में। ठीक है। तो सेम वही चार फैक्टर्स हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल और एंटरप्राइज। ठीक है। अभी देखो लैंड के साथ क्या जुड़ा होता है? रेंट। ठीक है। अगर किसी ने कोई दुकान ली है तो वहां पर उसको क्या देना पड़ता है? रेंट। तो देखो प्रोडक्शन के साथ में मनी कैसे कैसे फ्लो करता है। लेबर होगा तो क्या देना पड़ेगा? वेजेस, सैलरी देना पड़ेगा उसको। अगर मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने क्या किया, मैंने बैंक से लोन लिया कुछ काम करने के लिए, तो मुझे बैंक को क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर मैं कोई बिजनेसमैन हूं तो मुझे लास्ट में जो बचेगा दैट इज माई प्रॉफिट। तो इनकम और प्रोडक्शन ये दोनों एक साथ साथ में चाहिए। ठीक है। मुझे कोई चीज प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, और मुझे मैं एंटरप्रेन्योर एक बड़े को सेटअप मेरे को बनाना पड़ेगा। तो ये सब मेरे खर्चे हैं। इन सबसे जो होगा वो मेरा क्या कहलाता है? इनकम कहलाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो भी आप। ओके। गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। तो जैसे आपको मैंने बताया गुड और सर्विस क्या होता है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। कुछ चीजें फ्री गुड होती है। फ्री गुड का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? डायग्राम देख के तो बता सकते हो। व्हाट आर फ्री गुड्स? व्हाट आर फ्री गुड्स? जिन गुड्स के लिए हमको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। जैसे आपको सनलाइट के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए आपको कोई बिल पे नहीं करना पड़ता, इसको हम कहते हैं फ्री गुड्स। ठीक है। पब्लिक गुड्स, फॉरेस्ट, वाटर, रिसोर्सेज जो भी हमको भगवान की तरफ से गिवन होते हैं इनको पब्लिक गुड कहते हैं। कंज्यूमर गुड जैसे आपके टीवी, आपका मशीन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल्स, दीज आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स। ठीक है। व्हाट आर कैपिटल गुड्स? फैक्ट्री का सेटअप, इंडस्ट्रीज, दुकानें। ठीक है। इन सबको क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। तो हमको पता होना चाहिए व्हाट आर द गुड्स एंड व्हाट आर सर्विसेज। ठीक है। अब कंप्यूटर है, ठीक है, या आपका डेस्कटॉप है। कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस क्या हो सकती है? कि लैपटॉप खराब हो गया, उसको हमको करना पड़ता है, फॉर्मेट करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, एंटीवायरस डालना पड़ता है। दीज आर सर्विसेज। ठीक है। दुकान है, सर्विस क्या हो सकती है? पेंटिंग करवानी पड़ सकती है, कुछ मेंटेनेंस का काम आ गया, मेंटेन करवाना पड़ेगा। तो दीज आर नोन एज द सर्विसेज। तो गुड्स आर द टेंजिबल थिंग्स जिनको आप टच कर सकते हो। सर्विसेज आर द फैक्टर्स और एक्टिविटीज विच आर एसोसिएटेड विद द गुड्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द गुड्स। ठीक है। सबको गुड्स एंड सर्विसेज क्लियर? चलो, फ्री एंड इकोनॉमिक गुड्स।
प्लीज अपने आप को म्यूट रखो प्लीज, मैं नहीं तो सबको म्यूट ही कर देता हूँ फिर, अगर आप लोग नहीं मानोगे तो। आप लोग प्लीज अपने आप को म्यूट रखो। फ्री एंड इकोनॉमिक गुड, फ्री गुड किसको कहते हैं? डज नॉट इनकर एनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इट प्रोडक्शन और व्हेन कंज्यूम्ड। एक ऐसी चीज जिसके ऊपर प्रोडक्शन में कोई खर्चा ना हो और इसको कंज्यूम करने में कोई खर्चा ना हो। जैसे एयर, ऑक्सीजन सबसे बेस्ट एग्जांपल। क्या हमने प्रोड्यूस किया? क्या नहीं किया। क्या हमने कंज्यूम का कोई पैसा भरा? क्या नहीं भरा। इसको बोलते हैं फ्री गुड्स। समझे? डज नॉट इनकर एनी कॉस्ट इन इट प्रोडक्शन और व्हेन कंज्यूम्ड। जैसे सन सोलर एनर्जी, ठीक है, जैसे आपकी सोलर एनर्जी हमने प्रोड्यूस किया? नहीं किया। हमने कंज्यूम किया? बिल्कुल किया। कोई पैसा दिया? नहीं दिया। तो इसको कहते हैं फ्री गुड्स। नॉट रिलेटिवली स्केयर, दे आर नॉट लिमिटेड इन सप्लाई। ये अबंडेंट होती है विंड एनर्जी से, ठीक है, ये अनलिमिटेड है, इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। इसलिए इनका देखो, जिसका डिमांड ज्यादा होता है और सप्लाई कम होता है उसका रेट बढ़ जाता है। याद रखना चाहिए, ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, सब कुछ याद रखना। डिमांड एंड सप्लाई दो चीज होती है। डिमांड मतलब कितने लोग चाहते हैं, सप्लाई मतलब कितना है। चाहने वाले 100 लोग, चीज एक, प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। चाहने वाले एक, चीजें 1000, प्राइस कम हो जाएगा। तो ऐसी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एयर एनर्जी, ये अबंडेंट है, बहुत सारी है, लेने वाले लोग बहुत कम है। अब अगर हम पॉपुलेशन देखते हैं, ऐसे तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा दिखती है, लेकिन अर्थ के मुकाबले पॉपुलेशन क्या है भाई? 70% तो वाटर है। अगर देखा जाए तो ना, हम रहते केवल 30% लैंड पे रहते हैं, और लैंड में बहुत सारा एरिया फॉरेस्ट एरिया है। अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो इंसान हार्डली कितना परसेंट जमीन पे रहता होगा? मुश्किल से 5%, 10%। तो 5-10% जगह है, और एयर और सोलर कितना है? 100% है। मतलब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, इसलिए एकदम चीप है। जब एकदम चीप है तो कॉस्ट एकदम कम होगी, यहाँ तो कोई आपसे बिल मांगने भी नहीं आएगा। 20% आप कह सकते हो, पर फॉरेस्ट एरिया बहुत बड़ा बच्चा, देखना ध्यान से कभी। 70% तो अपना लैंड हो गया ना, मतलब वाटर है ना। 30% लैंड हो गया। लैंड में फॉरेस्ट एरिया कितना बड़ा है, माउंटेन्स एरिया कितना बड़ा है, डेजर्ट एरिया कितना बड़ा है, वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी का आप चेक करो, आप चेक करना कभी, ठीक है। चल आगे देखते हैं। विल हैव नॉट ए प्राइस। तो इन फैक्टर्स को क्या कहते हैं? फ्री इकोनॉमिक्स। फ्री इकोनॉमिक्स गुड्स, ठीक है, जहां पर आपको प्रोड्यूस करने का कोई खर्चा नहीं है, कंज्यूम करने का कोई खर्चा नहीं है, जिसकी सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है और जिसके ऊपर कोई पैसा नहीं लगेगा, उसको कहते हैं फ्री गुड्स। अब इकोनॉमिक गुड्स किसको कहते हैं? इसका एकदम ऑपोजिट। भाई उसको बनाने में खर्चा लगेगा? बिल्कुल लगेगा। हम खरीदेंगे, खर्चा लगेगा? बिल्कुल लगेगा। उसकी स्कैरसिटी हो सकती है? यस हो सकता है। 1000 कार बनाई और खरीदने वाले 1 लाख हो, इसका मतलब स्कैर रिसोर्सेज हो सकते हैं, पॉसिबल है एकदम। प्राइस होगा? बिल्कुल प्राइस होगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि फ्री गुड किसको कहते हैं, इकोनॉमिक गुड किसको कहा जाता है। क्लियर है टॉपिक सबको यहां तक? सबको इकोनॉमिक्स थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आई होप, क्योंकि 9, 10, 7th 8th तक की बच्चा इकोनॉमिक्स बहुत अलग होती है। अब एक्चुअल में आप लोगों के वो सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं 9, 10 में, जो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाले हैं। ये सब्जेक्ट आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेंगे। और भाई विशाल अभी अटेंडेंस देने को नहीं कहा मैंने पूछा कि समझ में आया क्या, ये अटेंडेंस देने लग जाता है क्या विशाल भाई? चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। इकोनॉमिक गुड्स, ऑब्जेक्ट और सर्विसेज, यूटिलिटी, स्कैरसिटी एंड ट्रांसफरेबल। ठीक है, इकोनॉमिक गुड में हमने तीनों चीज पढ़ी थी। उसकी यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी मतलब वो कितना यूजेबल है। हमने कोई चीज बनाई, वही हमने कोई चीज बनाई, वो मार्केट में उसका डिमांड कितना है, तभी तो इसकी यूटिलिटी होगी, अदरवाइज यूटिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। स्कैरसिटी, हमने उसको कितना बनाया, ठीक है। कुछ कंपनी बड़ी चालाक होती है, बहुत सारा प्रोड्यूस करती है, प्राइस एकदम सस्ता कर देती है, उससे क्या होता है, दबा के लोग खरीदते हैं, ठीक है। जैसे जब आया था जियो का प्लान आया था, 6 महीने फ्री कर दिया, कितने लोगों ने एयरटेल वोडाफोन छोड़ के जियो का सर्विस ले लिया, बरोबर। उससे क्या हुआ, केवल मार्केट में 3 कंपनी बची, एयरटेल, जियो और आइडिया, बाकी सब जितनी कंपनी थी सब बंद हो गई।
ठीक है, ये होता है यूटिलिटी कि कितने लोग डिमांड में है। एक हमने कार बहुत बढ़िया बनाई, एक ही बनाई, उसको खरीदने वाले बहुत सारे लोग खड़े हैं, यार मुझे कार मुझे ही चाहिए। कुछ होते हैं ना सन की, कि मुझे यही एक सिंगल पीस है, मुझे पहला पीस चाहिए। वो कहते हैं जैसे फ्राइडे को पिक्चर रिलीज होती है, वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो चाहिए होता है, ठीक है ना, ऐसा क्रेज होता है। ठीक है, यूटिलिटी पॉइंट से मतलब चीज कितनी रिक्वायर्ड है और उसको कितना बना रहे हैं। सिक्योर मतलब उसकी कितनी सिक्योरिटी, वो ज्यादा प्रोड्यूस की है ये कम प्रोड्यूस की है। ठीक है, उसको फिर हम कैसे ट्रांसफर कर पाते हैं, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, वो सॉलिड फेस में है, लिक्विड फेस में है, या बड़ी गाड़ी है या छोटी गैस है, उसको हम कैसे ट्रांसफर कर पाएंगे, ये सब चीजें डिपेंड करता है। ठीक है, स्कैरसिटी, नॉट ए सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल टू मीट एवरीवन डिमांड। स्कैरसिटी किसको कहते हैं, भाई जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं है। सप्लाई मतलब उतना सामान प्रोड्यूस नहीं किया गया है, एंड प्राइस हैज टू पे टू ऑब्टेन दिस गुड। इसको हम सब कहते हैं, ये सब किस में आता है, इकोनॉमिकल गुड के अंदर आता है। ठीक है, ग्रेटर द स्कैरसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है, ग्रेटर द स्कैरसिटी द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द प्राइस। ये हमेशा याद रखना, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, जितनी चीजें कम बनेंगी उतना उसका प्राइस ज्यादा जाएगा। उसमें एक कंडीशन है कि प्राइस में वो वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, जैसे BMW बहुत कम बनती है, मर्सिडीज बहुत कम बनती है। ठीक है, अब ये कम बनती है इसलिए इनका प्राइस ज्यादा नहीं होता, ये भूल मत हो। चीजें कम होंगी तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि प्राइस ज्यादा होगा। अगर वो चीज कम बनी है, इसका मतलब उसमें वैल्यू ऐसी डाली है कि हर व्यक्ति उसको नहीं खरीद सकता। जिसका गाड़ी का प्राइस 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 3 करोड़ हो, हर आदमी खरीद सकता है क्या, नहीं खरीद सकता। तो इसको कौन खरीदता है, जिसका पैसा बहुत ज्यादा होगा वो इसको खरीद सकता है। अब वो व्यक्ति बेवकूफ तो नहीं होगा भाई 2 करोड़ की गाड़ी में पैसा लगाएगा। अगर 4 लोगों को बैठना है, वो तो भाई नैनो में बैठ जाएगा। 1 लाख की नैनो और 1 करोड़ की BMW मान लो, मर्सिडीज। ठीक है, अब एक व्यक्ति नैनो क्यों नहीं लेगा, मर्सिडीज क्यों लेगा, क्योंकि भाई नैनो में वो सेफ्टी फैक्टर नहीं होगा जो मर्सिडीज में है। एक कंपनी का मालिक अरबपति खरबपति दबा के पैसा, इसका मतलब उसकी लाइफ की वैल्यू ज्यादा है। मतलब उसकी नजर में, हमारी नजर में नहीं, उसकी नजर में उसको अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंस पता है। भाई मैं चला गया तो मेरी कई फैक्ट्री बंद हो जाएंगी, उसको डर रहता है। तो वो कैसी गाड़ी खरीदना चाहेगा जहां पर अगर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी होता है तो उसको चोट ना लगे। तो ये जो बड़ी गाड़ी होती है मर्सिडीज वगैरह, ये सब ये ऐसा इंश्योरेंस देती है कि भाई हम इसमें इतना सारा सेफ्टी फीचर रखेंगे कि गाड़ी का एक्सीडेंट भी होगा तो आपके बचने के चांस ज्यादा है, एज कम्पेयर टू एक 5 लाख की गाड़ी। समझे, ऐसे किसी भी चीज में वैल्यू क्रिएट की जाती है। चीजें कम होंगी इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस ज्यादा होगा। वो कम वाली चीज, कम प्रोडक्शन वाली चीजों में वैल्यू डालना बहुत जरूरी होता है। एक 5 लाख की गाड़ी में भी 4 लोग बैठेंगे और एक मर्सिडीज बेंज में 4 लोग बैठेंगे, और 5 लाख और 1 करोड़ में डिफरेंस क्या होता है, वो वैल्यू ऑफ द लाइफ ऑफ द पर्सन की बात होती है। आया सबको टॉपिक समझ में, क्या चीज हम समझना चाह रहे हैं। ये वैल्यू, किसी चीज की कीमत दो चीजों से बढ़ती है, या तो वो उसकी क्वांटिटी कम हो या उसकी वैल्यू अमेजिंग हो, कि वो चीज कोई और गाड़ी दे ही नहीं सकती है, तभी आदमी वो गाड़ी खरीदने जाता है। ओके जी, इसलिए जब मर्सिडीज बेंज खरीदो तो सोच के खरीदना कि ये महंगी है इसलिए नहीं खरीदना, इसलिए खरीदना भाई अगर मेरे को एक्सीडेंट होता मैं जिंदा बच के बाहर आऊंगा, ये गारंटी रहती है। मैंने पढ़ लिया था, फ्री गुड एंड पब्लिक गुड, इसको रिपीट है स्लाइड। कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड क्या होते हैं देखो, ठीक है, हमने फ्री गुड पढ़ लिया था, इकोनॉमिक गुड पढ़ लिया था, अब कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड होता है गुड्स दैट डायरेक्टली यूज बाय द कंज्यूमिंग पब्लिक। जैसे बुक्स यूज करते हैं, पेपर यूज करते हैं, फूड यूज करते हैं, क्लोथिंग यूज करते हैं, बिस्किट खाना पीना जो भी रहता है, इसको कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। गुड्स भी कई तरह की होती है ना, याद रखना, गुड्स भी कई कैटेगरी होती है, फ्री गुड एंड इकोनॉमिकल गुड। दूसरा कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड। कैपिटल गुड क्या होता है, जो दोनों एग्जांपल देता फिर आप लोग समझोगे। तो जो चीजें गुड्स दैट यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, जैसे फैक्ट्री हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब क्या करने वाली है, ये किसी और चीज को प्रोड्यूस करेंगे। जैसे आपको रसना का बोतल बनाना है, रसना का पैक बनाना है, तो आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल क्या हो गया, मैंगो, मैंगो का जूस निकाला, जूस निकालने के बाद उसको आप
अलग अलग प्रोसेस से उसको गर्म करके ठंडा करके क्या करोगे, उसको एकदम फिल्ट्रेट करके आप छोटी छोटी बोतलों में भरोगे। इन सबको करने के लिए आपको क्या चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, मशीन चाहिए, इंसान चाहिए, ठीक है। तो इन सबको बोलते हैं कैपिटल गुड, कि किसी एक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए वो जो दूसरी चीज यूज की जाती है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड। और जो चीज बनती है, जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, पहन सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स। तो देखो गुड्स में भी डेफिनेशंस एकदम बहुत अलग अलग होती है। चले आगे। यस, प्लीज ऑडियो बंद करो, ऑडियो बंद करो। किसका ऑडियो चालू हुआ है? किरण, ऑडियो बंद करो। चलिए अब देखो दो शब्द लिखे, आगे बताएं इससे पहले आप लोग बताओ। व्हाट इज, बस हो गया सर, मतलब आज इतना ही पढ़ना है। हाँ भाई, आगे कंटिन्यू करूं या नहीं करूं? कंटिन्यू करूं तो 1, छुट्टी चाहिए तो 0। 1 और 0 में रिप्लाई करो। ये टॉपिक तो भी इसमें आधा घंटा हो जाएगा आराम से। ऐश्वर्य बेटा आपका क्लास तो नहीं है, केवी सीएमई? रिप्लाई मुझे 1 और 0 में चाहिए। 1 मतलब कंटिन्यू, 0 मतलब एग्जिट। देखा, कोई भी क्यों नहीं 0 टाइप करेगा भाई, सबको अच्छा लगेगा तो देखो पढ़ेगा, बोर होगा तो नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सी बात। तो ये अपनी नेक्स्ट क्लास कब आएगी? वेडनेसडे आएगी, ठीक है। चलिए अब मुझे इसका मतलब बताओ। चलो, डर, अरे संस्कृति, मैं तो किसी को डराता नहीं यार, मेरे यहाँ से किसी को डराया गया बताओ? अब तो वैसे ही तुम लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हो, कैसे डरोगे? और मेरा चेहरा इतना डरावना अलग बात है। नहीं, डर नहीं यार, नहीं, हम किसी को क्या डरा सकते हैं? हाँ, क्लास में होता फिर मैं डर दिखाता, अभी तुम क्लास में नहीं हो ना। ठीक है। चलो, ये दो शब्द लिखे हैं, आप लोगों ने ये शब्द बहुत बार लाइफ में सुने होंगे, वेल्थ एंड इनकम। कोई दोनों में डिफरेंस बता सकता है कि वेल्थ क्या होती है, इनकम क्या होती है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है। अगर आप लाइफ में पैसा कमाना चाहते हो, पैसा, आज हम कल पैसे वाली बात करें। जब मैं डीपी पढ़ाता हूँ हम केवल राजनीति की बात करते हैं, जब हम इकोनॉमिक पढ़ाएंगे तो हम कई पैसे की बात करेंगे। अगले साल मैंने आप लोगों के लिए एक कोर्स सोचा है कि आप लोग जो फाइनेंशियल वैसे नहीं मिलती, जब आप लोग 10th क्लास में आओगे ना, तो आप लोगों को हम एक फाइनेंशियल एक कोर्स देंगे। हमारे अपना चैतन्य का एक बच्चा है जिसने अपना खुद का कंपनी स्टार्ट की है, ठीक है। तो वो अब इकोनॉमिक मतलब ये पैसा कैसे कमाते हैं, बैंकिंग, ये बहुत कुछ तुमको बताने वाला, तो तुम्हारा एक सेशन रखवाऊंगा मैं आने वाले टाइम में, ठीक है। चल हाँ, वो पढ़ाऊंगा मैं, शेयर मार्केट आपको बोला, मैं सब पढ़ाऊंगा तुमको। उसके लिए हमने एक अलग से कोर्स तुम लोगों के लिए डिजाइन किया है, पूरे साल भर कोर्स चलेगा। और जब तुम 10th के बाद 12th के बाहर निकलोगे, 12th पास होती, तुम बोलोगे सर हमको शेयर मार्केट में पैसा लगा, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा, डोंट वरी। तुमको पढ़ाई के साथ बहुत सारी चीज सीखने का मौका मिलेगा। यस, संस्कृति ने काफी अच्छा बताया, इनकम मीन सैलरी एंड वेल्थ मीन्स प्रॉपर्टी, एकदम सही संस्कृति। हमको इन दोनों चीजों में जो डिफरेंस पहचान गया ना, वो जिंदगी में इनकम के पीछे नहीं भागेगा, वो वेल्थ के पीछे भागेगा। वेल्थ मीन जायदाद, इनकम मीन कमाई, एकदम सही बात। वेल्थ पहले से होता है और इनकम खुद को कमाना पड़ता है। यस, ये भी काफी हद तक करेक्ट। तो इस संसार में, इस दुनिया में 99% लोग इनकम के पीछे भागते हैं, याद रखें। और 1% लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं। 99% लोग इनकम क्रिएट करते हैं और केवल 1% लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं। इनकम वो होती है जो खर्च हो जाती है, वेल्थ वो होती है जो बढ़ती जाती है। ये हमेशा याद रखना, ये जीवन का सूत्र है। बताऊंगा धीरे धीरे, धीरे धीरे तुमको सब सिखाएंगे, ठीक है ना। यार विशाल, मैं तेरा ना पिटाई करने वाला हूँ बहुत जोर से। एक तेरे को है जिसको वॉइस क्लियर, किसी और को समस्या है वॉइस का, मैं तेरे पापा से तेरी शिकायत पक्का करने वाला हूँ। मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ, हेडफोन लगा के पढ़ा हूँ, मोबाइल मेरे एकदम बाजू मुंह पे लगा हुआ है, और सब बच्चे बोलते हैं सर ऑडिबल है, केवल तू ही बोलता है सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। बता, अब क्या करूं? बता। मैं एक काम किया कर, तू घर से उठ के आया कर और डिग्री सेंटर मेरे पास बैठ के पढ़ाई किया कर।
ठीक है, तब तक को एकदम सारी मेरी आवाज क्लियर रहेगी। ठीक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इकोनॉमिक्स का। सबसे मजेदार चीज ये दो स्टेटमेंट है। बढ़ जाती है सर। बेटा उसके लिए नेट का समस्या है, मैं आपको वही कह रहा हूँ, मेरे यहाँ से समस्या नहीं है। अगर आपके वहां पर नेट कमजोर होगा ना, उसमें मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा बताओ आप मेरे को। ओके मैं सर। ये समझो ना बात, क्योंकि बाकी बच्चों को अगर दिक्कत नहीं होगा, इसका मतलब इशू मेरे एंड से नहीं है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो जिसको लाइफ में पैसा कमाना है, ठीक है, उसको ये दोनों चीजों में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। 99% लोग नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं, ये याद रखना। 99% लोग नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं, केवल 1% लोग वेल्थ कमाने के लिए पढ़ाई करते हैं। अब तुमको डिसाइड करना है तुमको किस तरफ जाना है। क्या तुमको नौकरी करने के लिए पढ़ना है, या तुमको नौकरी करवाने वाला बनना पड़ना है। हमें 1% में जाना है, नॉट इन द 99%। अगर इसको तुम लोग सीख गए, तुम लोग लाइफ में बहुत आगे जाओगे। ठीक है, तो वेल्थ इज ए वैल्यू ऑफ थिंग एट ए पर्टिकुलर टाइम। जैसे आपको बताता हूँ, मैं जब डिगी में तुमको बताता हूँ पैसा कैसे बढ़ता है। ठीक है, मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं डिगी में जब आया, मैं डिगी में 2000 में आया था, तो 2005 में पास आउट हुआ इंजीनियरिंग करके। उस टाइम जो मेरी फर्स्ट सैलरी थी कुछ 18,000 रुपए पर मंथ थी। ठीक है, अगर आज मैं नौकरी कर रहा होता 15 साल, 15 साल की बता रहा, अगर आज मैं नौकरी कर रहा होता तो मेरी सैलरी शायद आज मोटा मोटा 1.5 से 2 लाख पर मंथ होती। ठीक है, तो कितना परसेंटेज होगा कोई बता सकता है? एनीवन कैन टेल? 20,000 पर मंथ तब थी, अब मेरी 2 लाख पकड़ लो, कितना इंक्रीमेंट हो गया मेरा? 10 टाइम्स, है ना? 10 टाइम्स इंक्रीमेंट हो गया, एकदम नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब तुमको वेल्थ का बताता हूं। मैंने अगर डिगी में उस समय 2005 में अगर डिगी में 1 गुंठा जगह खरीदी होती, 1 गुंठा मतलब 1000 स्क्वायर फीट। ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट मैंने जगह ली होती, तो 15 साल बाद उसकी कीमत, उस समय मान लो जमीन, उस समय मान लो जमीन कुछ 1 लाख रुपया गुंठा थी, 1 लाख रुपया गुंठा थी। अभी उस जमीन की कीमत 30 लाख है। कितना? 30। उस टाइम कितनी थी? 1 लाख। आज कितनी है? 30। कितना टाइम्स हो गया? 30 टाइम्स बेटा, 3 टाइम्स नहीं, 30 टाइम्स। इसको कहते हैं वेल्थ क्रिएट करना। ये डिफरेंस होता है। और तुमको बताता हूं, अगर मैंने आज से 20 साल पहले, आज से मैंने 20 साल पहले एक कंपनी थी MRF, सबने नाम सुना होगा ना, सचिन तेंदुलकर बैट पे रहता है MRF। ठीक है, एक आदमी की कहानी सुनाता हूँ। हाँ, संस्कृत में पूछा सर, इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ सन, नाउ ही हैज टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी टिल द डेट। हाँ बिल्कुल, ये एकदम सही बात है। अभी आपको लॉकडाउन की बात बताता हूँ संस्कृत। ठीक है, और आपको, आपने अंबानी की बात किया। देखो अब उनके पास पैसा बहुत है, अब क्या करते हैं, उस पैसे को मेंटेन करने के लिए वो उतनी मेहनत करते हैं। अगर मेहनत नहीं भी करेंगे, उनका सिस्टम चलता रहेगा। अब तुमको मैं संस्कृति, अब स्टॉक मार्केट का बताता हूँ। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? ठीक है, अभी जैसे ये लॉकडाउन हुआ था, शेयर मार्केट जो था वो जनवरी में टूटने लगा, और कुछ 22 मार्च के आसपास दबा के टूटा। ठीक है, रिलायंस के एक शेयर की वैल्यू, तुमको मैं खेल दिखाता हूँ। रिलायंस की एक शेयर की वैल्यू थी जब लॉकडाउन होने से पहले 1300-1600 रुपया, 1600। लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो मार्च में उसकी वैल्यू आ गई 900 रुपया। कितना आ गया? 900 रुपीज। ठीक है, अब मार्च की बात कर रहा हूँ। तो जिस व्यक्ति ने उसको 900 रुपए पे लिया था, आज वो शेयर की वैल्यू कितनी है? 2200। कितने महीने में? 6 महीने में। अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। समझाएंगे ना शेयर मार्केट, चिंता मत करो, समय आने, इकोनॉमिक्स पढ़ाने लगा हूं तो तुमको सब समझाऊंगा। अभी 3000 नहीं हुआ, अभी 2200 चल रहा है। सब बताऊंगा, सब में धीरे धीरे सब बताऊंगा। इसलिए आज तो आज मैंने इकोनॉमिक्स के बेसिक स्टार्ट किया है। चैप्टर पढ़ाता तो टीचर वाला काम करता है, एक टीचर ने सब्जेक्ट पढ़ा खत्म, चला गया। ठीक है, तो जो 900 रुपए का शेयर था,
वो आज कितना हो गया 2200। कितना परसेंट हो गया? 6 महीने में कोई भी कंपनी ऐसा ग्रोथ नहीं देती। इसको कहते हैं वेल्थ क्रिएशन, इसको कहते हैं पैसे से पैसा बनाना, इसको कहते हैं पैसे से पैसा बनाना। हमने क्या इन्वेस्ट किया? हमने सिर्फ पैसा लगाया, पैसे से पैसा बढ़ गया। इनकम कमाने के लिए हमको टाइम लगाना पड़ता है, अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है, और वो हमें ड्रेन करती है, और इनकम खर्च हो जाती है। पर वेल्थ जो होती है वो क्रिएट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, ये दो शब्दों को जो समझ गया वो एकदम अमेजिंग पर्सनैलिटी बन जाएगा। ठीक है? ह्यूमन कैपिटल, द स्टॉक ऑफ लेबर, टैलेंट एंड स्किल यूज्ड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक है जी? तो हमको इन दो, यस, हाँ ये सेम लिखा, मैं रिच डैड पुअर डैड पढ़ता हूँ, तो आप लोग भी पढ़ो। मैं आपको बताऊंगा अगले साल, आपका अगले महीने एक सेशन रहेगा इसी के ऊपर मैं कराऊंगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है? डोंट वरी, तुमको सब सिखाएंगे, डोंट वरी यार। हम तुमको केवल किताबी घोड़े नहीं बनाएंगे, समझे? याद रखना मुझे, आपको किताबी घोड़े नहीं बनाएंगे, आपको अच्छी पढ़ाई पढ़ाएंगे, तो आपको लॉन्ग टर्म में काम आएगा। हाँ, अभी हीरो मोटर कॉप 3,000 था, उस टाइम 1500 था, आज 3,000 पहुंच गया, डबल हो गया है 6 मंथ के अंदर। ठीक है? तुमको वेल्थ इनकम को समझने में टाइम लगेगा, ये जस्ट डेफिनेशन से कभी क्लियर नहीं होता। और याद रखना, हमको लाइफ में इनकम कमाने के साथ साथ में हमको वेल्थ क्रिएट करना पड़ता है। वेल्थ कमाया नहीं जाता, वेल्थ क्रिएट करना पड़ता है। जब क्रिएट करोगे तो आपको कमा के देगा। मैंने जियो में इन्वेस्ट किया है। चलो जी, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दो टर्म्स होती है। ठीक है? एक होता माइक्रो, एक होता मैक्रो। माइक्रो होता है छोटा, और मैक्रो होता है बड़ा। याद रखना, ये बस बेसिक डिफरेंस, आई और ए में क्या डिफरेंस होता है। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट डील विद द इंडिविजुअल व्यक्ति, ये एक कंपनी के बारे में बात करता है, ये एक इंडस्ट्री के बारे में बात करता है। जैसे मैं एज ए इंडिविजुअल हूँ, मैं टीचर हूँ, ठीक है? फर्म क्या है? चैतन्य ट्यूटोरियल्स। इंडस्ट्री क्या है? एजुकेशन इंडस्ट्री। तो इसमें जो भी फैक्टर्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी सॉल्यूशंस होंगे, ये किस टाइप की इकोनॉमिक्स के अंदर आता है? दैट इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है? मोटी मोटी भाषा में। ठीक है? और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री, पूरे स्कूल मिला लो, कॉलेज मिला लो, जब पूरे बड़े लेवल पे देखेंगे, वहां पर टोटल कितने स्टूडेंट पास आउट हुए, कितने लोगों को नौकरी मिला, कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट रह गए, जब हम बड़े लेवल पे डाटा डिस्कशन करते हैं, उसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। आया दो सबको दो टर्म समझ में? माइक्रो मतलब छोटा छोटा एनालिसिस करना, एक व्यक्ति का एनालिसिस करना, एक कंपनी का एनालिसिस करना, उस पर्टिकुलर सेगमेंट का एनालिसिस करना। ये छोटे छोटे लेवल पे जो बारीकी से जो चीज देखी जाती है, उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। है ना? जैसे आपका पेपर चेक हो 100 मार्क्स का, तो टीचर आपका हाफ मार्क्स काटने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता जब 100 मार्क्स का पेपर होता है। मोटी भाषा में समझाता हूँ, जिसको मतलब ले मैन लैंग्वेज में। जब 100 मार्क्स का पेपर होगा, तो टीचर हाफ मार्क्स करने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन अगर पेपर 10 मार्क्स का हो, तो वो छोटी छोटी गलती भी देखना स्टार्ट करता है, जिसको बोलते हैं माइक्रो। मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे सोचना, कितना देश का कितना प्रोडक्शन हुआ, हमने कितना वीट प्रोड्यूस किया, हमने कितना सीरियल्स प्रोड्यूस किया, कितना पल्सेस प्रोड्यूस किया, कितने किसान लोग खेती में लगे हैं, कितने लोग किसान अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, किसका सैलरी कितना है, स्किल्ड लेवल का सैलरी कितना है, अनस्किल्ड लेवल का। जो बड़ी बड़ी जो पॉलिसी डिस्कशंस होता है, इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो कुछ लोग केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर पीएचडी कर लेते हैं, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वास्ट होता है। थोड़ा एलोबरेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। सेंटर वर्क और वर्क फोर्सेज एट इंडिविजुअल लेवल, वही इंडिविजुअल व्यक्ति या कंज्यूमर के ऊपर काम करते हैं। फोकस ऑन द नीड, डिजायर एंड बाइंग हैबिट्स। ठीक है? इसमें फोकस किसके ऊपर रहता है? लोगों की नीड क्या है, लोगों के डिजायर। तो इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर फोकस रहता है, या इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर फोकस। इंडिविजुअल व्यक्ति मतलब मेरे ऊपर फोकस रहेगा, भाई मेरी नीड कैसी, मेरी डिजायर कैसी, मेरी बाइंग हैबिट कैसी। ठीक है? तो डिगी का पता लग जाएगा, भाई डिगी में लोग किस रेंज तक खरीद सकते हैं, डिगी के लोगों की नीड कैसी, डिजायर कैसी है। ठीक है? आप डिगी में ढूंढने जाओगे तो आपको शायद बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज नहीं मिलेगी, हो सकता है इक्का दुक्का मिल जाए। पर आपको पता है, आपको इंडिया का ऐसा कौन सा शहर है जहां पर मर्सिडीज, ये बीएमडब्ल्यू सबसे ज्यादा है? एनिमल कैन टेल। वो शहर फेमस है ना? मुंबई नहीं, मुंबई नहीं है। और कोई एग्जांपल?
नो, पुणे भी नहीं है, पंजाब में है, पंजाब में है। वहां पर मैक्सिमम घरों में तुमको BMW खड़ी दिखाई देगी, मर्सिडीज खड़ी दिखेगी, नॉट इन गुजरात इवन। तो पंजाब में एक छोटा सा जिला है, उसको कहते हैं लुधियाना। लुधियाना में जितनी मर्सिडीज और ये बिकती है ना BMW, वो कहीं नहीं बिकती पूरे इंडिया में, क्योंकि वहां पर लोग का बाइंग नेचर अलग है। ठीक है, वहां पर लोगों का लगता है कि हमारा एक स्टेटस होना चाहिए, उधर वो लोग उसके पीछे भागते, शो ऑफ के पीछे भागते, इसलिए वो लोग वहां पर वो चीज खरीदते हैं। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? लोगों की छोटी छोटी नीड, वांट, डिजायर के अकॉर्डिंगली मार्केट का सर्वे करती है। माइक्रो क्या करेगी? बड़े लेवल पे इन सबको छोटा मोटा मिला के, सब का एग्रीगेट मिला के, हर तरह की इंडस्ट्री को कंबाइन करके, उसमें कौन से फैक्टर होते हैं? ग्रोथ। भाई पूरे इंडिया की ग्रोथ कैसी है, पूरे इंडिया में प्राइस का लेवल कैसा है, ठीक है, मतलब प्राइस, गेहूं का प्राइस क्या है, हर चीज का मतलब प्राइस डिस्कशन होता है। इन्फ्लेशन, बड़ी बड़ी टर्म्स होती है। लेबर मार्केट कैसा है, कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, कितने लोगों के पास नौकरी, कितने लोग नौकरी नहीं है, कितने स्किल्ड वर्कर है, कितने अनस्किल्ड वर्कर है, फॉरेन मार्केट कैसा, फॉरेन से कितना इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा, एक्सचेंज रेट क्या है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में आता है। ये आपको मैं हल्का फुल्का बता रहा हूँ ताकि आपको टर्म्स पता हो। ये कभी आप फ्यूचर में जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, ये आपको हेल्प आउट करेगा समझने के लिए। अभी कुछ एग्जांपल दिए गए मैक्रो माइक्रो के, इंडस्ट्री के बेस पर रिकॉग्नाइज करने के लिए। माइक्रो मतलब एक फर्म कैसे रिएक्ट, अगर डिमांड बढ़ जाए, अगर समझो एक डिमांड बढ़, किसी चीज की डिमांड बढ़ जाए, जैसे बीच में जब कोविड आया, किसकी डिमांड बढ़ी? मास्क। किसकी डिमांड बढ़ी? पीपीई की। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रियों ने जो नॉर्मल कपड़ा छापते थे, उन्होंने क्या पीपी किट और मास्क बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हुए किसी पर्टिकुलर कंपनी ने क्या चेंज किया, ठीक है, इसको कहते हैं सैनिटाइजर जैसे, ठीक है, इसको कहते हैं माइक्रो एनालिसिस। और बड़े एनालिसिस कैसा है कि क्या सभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने पीपी किट बनाना स्टार्ट किया क्या, क्या सभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने मास्क बनाना स्टार्ट किया क्या? तो जो बड़े लेवल पे देखते हैं, इसको क्या कहते हैं? मैक्रो। छोटे लेवल पे माइक्रो, बड़े लेवल पे मैक्रो। ठीक है, डिसीजन ऑफ ए वर्कर, तो भाई किसी फैक्ट्री में कोई आदमी काम करेगा, जैसे फैक्ट्री में आदमी काम करे, उसकी सैलरी कितनी होगी, ये फैक्ट्री का मालिक डिसाइड करता है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या डिसाइड करेगी? भाई ऑल ओवर इंडिया, भाई आप इतने घंटे काम करते हो तो आपको इतना सैलरी मिलना चाहिए। ठीक है, आप अगर स्किल्ड वर्कर हो तो आपको पर आवर इतना मिलना चाहिए, अगर आप अनस्किल्ड वर्कर हो आपको इतना मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड सेट करती है, पर हर फैक्ट्री अपने हिसाब से उसमें थोड़ा ऊपर नीचे कर सकती है, उसका स्किल्ड के बेस पे देखते हैं। ठीक है, माइक्रो में, यस जी, देखिए माइक्रो में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्री कि ये लेबर टैक्स जो होते हैं, टैक्सेस के ऊपर, हर एक फैक्ट्री के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। और दूसरा, जब बड़े लेवल पे देखते हैं तो टोटल फैक्ट्रियों के ऊपर, जो प्रोडक्शन के ऊपर टैक्सेस की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको कहते हैं माइक्रो लेवल पे किसी चीज को समझने के लिए। अब ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ होता है कि कोई कंपनी, कोई मतलब देश, ठीक है, उसकी देश की कंडीशन पिछले 12 महीने में कैसी है, उसने कितना प्रोड्यूस किया है, उसने कितना गुड्स बनाई है। इट इज द सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम जीडीपी कहते हैं ना, आपने सुना होगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो इसका मीन क्या होता है? पूरे कंट्री के अंदर कितनी सारी गुड्स बनी प्लस कितनी सारी सर्विसेज बनी, उसको कहते हैं जीडीपी। तो उसकी कंट्री, हम किसी कंट्री का अगर ग्रोथ निकालना चाहते हैं तो इन सब के ऊपर निकलता है। तो जीडीपी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, पिछले साल कितना प्रोडक्शन था, जैसे भी होता है ना, इतना इस साल इतना गेहूं प्रोड्यूस हुआ, तो अगले साल कितना हुआ, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ या कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ। ठीक है, फिर इन्फ्लेशन आता है कि महंगाई की दर बढ़ी है या कम हुई है। जैसे आप देखो मार्केट, आप कभी सामान लेने जाते हो, कभी आलू का रेट बढ़ गया, कभी आलू का रेट कम हो गया, सब्जी के रेट बढ़ जाते, सब्जी के रेट कम हो जाते। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, कि महंगाई, मार्केट में महंगाई है, महंगाई कम हो रही है। ठीक है, डेवलपमेंट, ठीक, ये सब टर्म्स है जो आप लोगों को पता होनी बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट को अपन कभी बाद में स्टडी करेंगे, कोई चीज कैसे डेवलप हो रहा है, सस्टेनेंस डेवलपमेंट, ये टर्म आएगी तुमको। ठीक है, डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? कि हमको डेवलपमेंट तो करना है, हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना है, पर कैसे करना है? फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के हम आज ऐसा फ्यूचर ना बनाए जो आने वाली जनरेशन हमको कोसे कि भाई हमने पूरे रिसोर्सेज को ज्यादा यूज कर लिया, उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा है। ठीक है, it is without compromising for the ability for the future generations to meet their our needs।
हम इतना आज प्रोड्यूस ना कर लें, हम इतना आज कंज्यूम ना कर लें कि आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ना बचे। तो उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सेम ग्रोथ इन रिलेशन विद द एनवायरमेंट। हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाते बढ़ाते, क्योंकि प्रोडक्शन चाहिए तो इंडस्ट्रीज भी आएंगी, इंडस्ट्री आने से क्या होता है, एनवायरमेंटल डैमेज होता है, उसको भी हमको ध्यान रखना है। तो हमको इनकम भी बढ़ानी है, हमको कंजम्पशन बढ़ाना है, पर हमको एनवायरमेंटल कंडीशन भी ध्यान में रखनी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स जब देश में समस्याएं बहुत सारी हैं, तो समस्या कैसी हो सकती है भाई, कंट्री का डिमांड ज्यादा है, अनलिमिटेड वांट्स है। ठीक है, लैंड बहुत स्केयर है कि हर लैंड के ऊपर आप इंडस्ट्री नहीं डाल सकते हो। ठीक है, लेबर, हर क्वालिटी का लेबर मिलेगा, स्किल्ड लेबर मिलेगा, अनस्किल्ड लेबर मिलेगा। बैंक के लोन हाई रेट भी होता है, लो रेट भी होता है। रिसोर्सेस कैसे हैं, पीपल की चॉइस कैसी है, तो ये सब इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के अंडर में आता है। ये डेफिनेशंस आपने पढ़ ली थी। ओके, दैट इज द एंड ऑफ द पीपीटी। ओके, यहाँ तक क्लियर सबको? तो ये है जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स आप लोगों को पता होना जरूरी। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बेसिक्स, हमारे हर टर्म का बेसिक हमको पता होना जरूरी है। क्लियर सबको? आया सबको समझ में? हमने आज क्या पढ़ा? तो नेक्स्ट वीक जब हम वेडनेसडे मिलेंगे तो हम आपका फर्स्ट चैप्टर जो है स्टोरी ऑफ पालमपुर, उसमें आपको देखिए ये सब कई सारी टर्म आपको सीखने का मौका मिलेगा। वहां पर मैंने जब चैप्टर पढ़ा उसमें बहुत सारी चीजें थी, तो मुझे लगा कि आपको वो सब पढ़ाने से पहले आपको कुछ बेसिक्स बताया जाए इकोनॉमिक्स के बारे में, कि मनी क्या होती है, मनी कैसे काम करती है, इनकम क्या होती है, वेल्थ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, लैंड, लेबर, कॉस्ट, ये सब क्या होता है। ये आप लोगों को डेफिनेशंस क्लियर होंगे तभी आपको सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आएगा, नहीं तो सब्जेक्ट बहुत बोरिंग हो जाता है। ठीक है बच्चों लोग, चलें फिर, आज आपकी 2.5 घंटे क्लास होगी। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप लोग अटेंडेंस दे सकते हैं फटाफट एक बार। चलो जल्दी अटेंडेंस दो, थैंक यू वेरी मच। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जल्दी जल्दी। जिसका अटेंडेंस होगा लीव कर सकता है। कशिश बेटा समझ में आया आपको? अथर समझ में आया आपको? शुभम, विशाल? यस यस, आई हैव इन्वेस्टेड इन जियो, रिलायंस में इन्वेस्ट किया। जब कभी क्लास में आओगे तुमको दिखाऊंगा मैंने कितना इन्वेस्ट किया। कल मैथ की क्लास होगी तो मैं अवनेश सर को बता दूंगा, आपको मैसेज डाल दूंगा। ठीक है, आपको मैसेज मिल जाएगा, डोंट वरी, क्लासेस का जो भी। मोस्टली मैथ की क्लास होगी क्योंकि वेडनेसडे में एसएसटी लेता हूँ ना, इसलिए आपको संडे को मैथ का क्लास होगा ही होगा। आपकी छुट्टियां नहीं होगी, डोंट वरी, छुट्टियां नहीं होती, आप पढ़ाई चलती रहेगी आप लोग। ठीक है।